सो हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूँ इंटरव्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 लेके। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं आप लोगों को दिख रहा है गाइज? लाइक ये देखिए, पहले तो ये भाई साहब ऐसे साइड से ताक रहे। ओए हाय, मजा आ जा रहा देख के। और ये पीछे ये दिख रहा है आपको, क्लाउड बाई हर्ष। हाँ, तो ये क्लाउड बाई हर्ष का एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो इंस्टाग्राम पे हमारा एक नया अकाउंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्लाउड से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कुछ चीजें लेके आएंगे, इंटरव्यू टिप्स लेके आएंगे। तो गाइस जल्दी से जाइए और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है, वो जो पर्टिकुलर पेज है, उससे फॉलो कर लीजिए। और यार क्या मस्त क्लाउड लाउड सा दिख रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 2 के आसपास, और हम लोग बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो काफी मजा आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर हो रहा है। दिख रहा दिख रहा। तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले थे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्टिक आईपी। वैसे ही मैं चौथी बार आज शूट कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा पुअर है, और मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्टिक आईपी। अब यार एक सिनेरियो समझना कि लेट से हमारे पास क्या है। लेट से हमारे पास क्या है, एक सर्वर है। और ये सर्वर कैसा होने वाला है, ऐसा नाम देते हैं, ये मेरा कौन सा सर्वर, मेन सर्वर है ना। ये मेन सर्वर है। मतलब हमारा कोई वेबसाइट है, उसका मतलब लेट से वहां पे कोई एक हमारा सर्वर है जिसमें हमारी वेबसाइट होस्ट हो रखी है। और इस पर्टिकुलर सर्वर से लेट से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये एन वाला कंप्यूटर है ना, 1 2 3 4। और ये एन एस कंप्यूटर है ना। तो अगर कंप्यूटर कनेक्टेड तो लेट से उनकी ढेर सारी आईपी भी कनेक्टेड होगी। तो ये वाला जो हमारा मेन सर्वर है, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, है ना। इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, और इन सभी का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, और ये पर्टिकुलर इससे कनेक्टेड है। मतलब इतने सारी हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक मेन सर्वर से इतने सारे आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड है। ये भी तो बोल सकते हैं अपन। अच्छा, अभी के लिए मान लेते हैं कि आपका जो सर्वर था अच्छा खासा चल रहा है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। लेकिन अचानक से क्या हो सकता है कि ये जो आपका मेन कंप्यूटर था, जो आपका सर्वर था, इसमें क्या आ जाए, डाउन टाइम आ जाए। मतलब ये क्या हो जाए, खराब सा हो जाए, इसमें क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए, या फिर लाइक एक एक सिनेरियो ले लेते हैं कि आपका ये जो पर्टिकुलर सर्वर था वो क्या हो गया, वो हो गया शट डाउन। अभी के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। तो या फिर आप इसे वापस से जब कभी रिबूट करते हैं, मतलब बंद करके वापस से जब ऑन करेंगे, तो इसकी जो आईपी एड्रेस थी ना, इसकी जो आईपी एड्रेस थी, ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी, ये आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आईपी एड्रेस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, आईपी एड्रेस चेंज जाने दो। अरे भाई, आईपी एड्रेस चेंज जाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो 1 2 3 4 5 से और ये एनएफ जो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड थे ना, जिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, अब वो आईपी एड्रेस ही चेंज हो गया। अब इन सारे को वापस से कनेक्ट होने के लिए, इन सारे को वापस से कनेक्ट होने के लिए दिक्कत है, क्योंकि पहले वो किसी और आईपी एड्रेस से कनेक्टेड थे। अब इनको किसी और आईपी एड्रेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा रीजन बन जाता है किसका, डाउन टाइम का। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन बन जाता है डाउन टाइम का, है ना। कि आपका पूरा का पूरा सर्वर डाउन पड़ सकता है, आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक जो आ रहा था वो मतलब कि उनको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ जाता है। मतलब इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया, इसका जो सोल्यूशन निकल के आया वो क्या आया, इलास्टिक आईपी। अभी इलास्टिक आईपी क्या करेगा भाई, अगर इस पर्टिकुलर सर्वर को आप एक इलास्टिक आईपी दे देते हो ना, तो आपका पर्टिकुलर सर्वर अगर क्रैश भी कर जाए, सॉरी मतलब कि शट डाउन हो जाए, फिर रिबूट हो जाए, तो उसका जो आईपी एड्रेस है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो जितने भी ट्रैफिक आए थे, जितने भी कंप्यूटर्स आए थे कनेक्टेड थे, वो एक ही आईपी एड्रेस से हमेशा क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ये पर्टिकुलर इलास्टिक आईपी अगर किसी सर्वर को दे दे रहे हैं, तो वो एक बार शट डाउन हो जाए या फिर वो रिबूट हो जाए, तब भी आपका वो जो आईपी एड्रेस रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा। तो इनके लिए क्या हो गया, ये जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, वो एक ही आईपी एड्रेस से कनेक्टेड रहेंगे, और एकदम आराम से फंक्शनैलिटी सब चलता रहेगा। दिक्कत क्या रहा था, आईपी एड्रेस चेंज हो जाने की वजह से ये जो सारे कंप्यूटर्स जो उससे कनेक्टेड थे, अब उनके लिए तो आईपी बदल चुकी है, तो उनके लिए अब दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से क्या आ जाता था, डाउन टाइम आ जाता था। तो पहला क्वेश्चन तो आज का समाप्त हुआ।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी चीजें लेके आपके सामने आ रहा हूँ, आपका डाउट्स अच्छे से क्लियर होते जा रहा है। और यार पता है, आप पेन और पेपर लेके अगर बैठो, जो बताता हूँ, कॉपी भी लेके बैठ सकते हो, पेपर पे, जो भी, आप वो लेके बैठो और जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते चलो ना, तो आप इंटरव्यू में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बारी पूछ लिया जाता है, और मतलब पूछा ही जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई इलास्टिक बीन स्टॉक। अब यार पहली बात, जो हमारा ये इलास्टिक बीन स्टॉक है, ये क्या है? ये हमारा इलास्टिक बीन स्टॉक जो होने वाला है, इलास्टिक बीन स्टॉक जो होने वाला है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, याद करो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था। मान लो आपके पास लैंड है, और आपके पास आसपास आपके पास में सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, और आपको स्क्रैच से बिल्डिंग बनाना है, तो वो किसका था? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या था? कि आपको बना बनाया घर मिल गया, आपको उसके अंदर केवल क्या करना है? डिजाइन करना है। मतलब आपके पास पूरा जो बैकएंड में सर्वर चल रहा है, हर एक चीज मैनेज्ड मिलेगा आपको, उसके बारे में देखना नहीं है। आपको सिंपली अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना है वहां पे। जितनी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें आती है वो कहाँ पे आता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इलास्टिक बिन स्टॉक का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो यार अगर मान लो आप, क्रिकेट तो यहाँ पे सभी खेलते होंगे, सभी को पता है। तो मान लो एक इंडिया टीम है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जांपल से, कि लेट से हमारे पास एक इंडिया की टीम है ना, इंडियन टीम है, इंडियन टीम है ना। इरेजर से पहले इसको इरेज कर देता हूँ। लेट से हमारे पास क्या है? इंडियन टीम है ना। और उसमें एक बहुत अच्छा सा प्लेयर है। लेट से मेरे तो फेवरेट है एमएचडी। अब एमएचडी क्या हुआ, कि अपना जैसे जितना करियर था उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से खेला, हर एक चीज किया। उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे? रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब रिटायरमेंट के बाद उनको ये लगा कि भाई, कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया देश के लिए, मतलब इंडिया टीम के लिए बहुत ही अच्छा खेला, क्यों ना मैं आगे चल के अपना एक एकेडमी ओपन कर लूं, और उसमें मैं क्या कर दूं? ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूं, बहुत से बच्चों को ट्रेन करूं। तो भाई, अब ये एमएचडी अकेले नहीं कर पाएंगे ना। लाइक पूरे के पूरे वहां पे उनको एक क्या तैयार करना पड़ेगा? एक स्टेडियम तैयार करना पड़ेगा, सॉरी स्टेडियम बोला, एक ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। वहां पे ढेर सारे नेट से रिलेटेड पिच बनाने पड़ेंगे, और नेट प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग पिच बनाना पड़ेगा। और फिर कैसे क्या पूरा ऑर्गेनाइज करना है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम था, वो अकेले एमएसडी नहीं कर पाएंगे ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा काम था, वो अकेले इनके बस की बात नहीं है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन के उनको पूरा का पूरा मिल जाए, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बन जाए, तो उसके बाद वो अपना बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट, मतलब प्लेयर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे, और वहां पे क्रिकेट विकेट वो सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो इलास्टिक बिन स्टॉक है ना, वो भी यही काम करता है, कि आप केवल इसमें अपने कोड का ध्यान रखो। तो सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ, सिमिलरली अगर मैं आपको इसके इससे रिलेटेड बात कर लूँ, तो इलास्टिक बिन स्टॉक क्या करता है, कि भाई आप ये कहता है कि आप अपने कोड पे ध्यान दो, आप अपना कोड बस मैनेज करो। आपको बस केवल कोड के बारे में देखना है, इसको डिबग करना है ना, इसको डिबग करना है। और आपका कोड कहीं से खराब ना हो, मतलब कि कोड कहीं से रॉन्ग ना हो। बचा हुआ जितना भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज है, बचा हुआ जितना भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जितना भी आपके पास डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो कौन देख लेगा? वो कौन देख लेगा? इलास्टिक बिन स्टॉक। मतलब अपना सिंपल इसमें क्या करते हो, यहाँ पे आप अपना सिंपल कोड लिख के दे देते हो।
बाकी जो बैकएंड में सर्वर चल रहे हो, बैकएंड का सर्वर, डेटाबेस, है ना, वो सारी चीजें मैनेज हो रही होती है। आपको इसके अंदर क्या करना होता है, बस अपना यहाँ पे कोड लिख के दे देना होता है। आप कोड लिख के दे दिए, आपका क्या करेगा, एप्लीकेशन को क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा सिंपली। बैकएंड में क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रही है, आपसे लेना देना कुछ नहीं है। वो सारी चीजें कौन देखेगा, इलास्टिक विनस्टॉक। आपको केवल अपने सर्वर के बारे में, सॉरी, आपको केवल अपने कोड को डिबग करना है, वो कहीं से रॉन्ग नहीं है ये ध्यान देना है, और कोड कहीं से क्रैश ना करे। बाकी बैकएंड में कितनी सर्विसेज चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर एक चीज मैनेज कौन कर लेगा, इलास्टिक बेन स्टॉक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। गाइस आज एनर्जी इसलिए डाउन लग रहा होगा क्योंकि रात के बज रहे हैं 2, और मैं शूट कर रहा हूँ अपने बाहर वाले घर से। तो बहुत ज्यादा तेज से मैं बोल के पढ़ा नहीं सकता, इसलिए आज थोड़ी सी एनर्जी आपको डाउन लग रही होगी। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बहुत पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द, क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ Amazon DynamoDB। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेन फीचर्स ऑफ Amazon DynamoDB। अब यार, Amazon DynamoDB से आप क्या समझते हो? लाइक आरडीएस, मैं आरडीएस के बारे में भी शायद बता चुका हूँ आपको पहले भी, लेकिन एक बार फिर से मैं वॉइस करा देता हूँ कि देखो आरडीएस क्या होता है ना, मैं शॉर्ट में बता रहा। आरडीएस लाइक एसक्यूएल, ये किसको फॉलो करता है, एसक्यूएल। लाइक ये किस टाइप का डेटा, मतलब कि आरडीएस क्या होता है, बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस होता है ना। आरडीएस क्या हो गया, एक रिलेशनल डेटाबेस, मतलब वो किसको फॉलो करते हैं, लाइक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, एसक्यूएल। डायनमोडीबी, जो आपका डायनमोडीबी है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये किसकी तरह होते हैं, अगर मैं एग्जांपल से बात कर लूं कि जैसे आरडीएस जो था, रिलेशनल डेटाबेस जो था, सिस्टम जो भी बोल सकते हैं अपन, ये किसकी तरह था, एसक्यूएल की तरह। एग्जांपल से मुझे होता है कि एसक्यूएल, इसमें क्या होता है, सब टेबल वोबल वाली चीजें होती है। तो जो डायनेमो डीबी आपका निकल के आ रहा है, ये डायनेमो डीबी क्या रहेगा, किसकी तरह, मोंगो डीबी की तरह। मोंगो डीबी तो भी आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस ही तो है, वो किसकी तरह हो गया, मोंगो डीबी की तरह। अच्छा, अब जो भी फीचर्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो आपका आरडीएस का होता है ना, जो आरडीएस का होता है, डिट्टो सेम, सेम किसका होता है, सेम सर्विसेज, जो आरडीएस की जितनी भी सर्विसेज हैं, आरडीएस की जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सेम किसकी है, वो सेम किसकी है, डायनमोडीबी की भी। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, तो डेफिनेशन क्या होने वाला है, डेफिनेशन क्या रहने वाला है गाइस, डेफिनेशन रहने वाला है, टेक्निकल टर्म में अगर मैं बात कर लूं, तो Amazon DynamoDB is a Amazon DynamoDB is fully managed, no SQL, है ना, डेटाबेस सर्विसेज। गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पे वो करूंगा, नॉन रिलेशनल बोल दिया, लाइक यहाँ पे अगर आप नॉन रिलेशन की जगह पे अगर आप यहाँ पे ये मेंशन कर दो कि नो एसक्यूएल, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। नो एसक्यूएल अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो, नो एसक्यूएल, तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसका रीजन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service designed to provide, designed to provide, designed to provide fast and predictable performance
प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस विथ सीमलेस स्केलेबिलिटी। तो यहां से समझ में आ रहा है कि Amazon डायनेमो डिवीजन फुली मैनेज मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई। सब चीज मैनेज्ड है, बैकएंड में क्या सर्वर चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब चीज मैनेज्ड है ना। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। फुली मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस डिजाइन टू प्रोवाइड फास्ट एंड प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस विथ सीमलेस स्केलेबिलिटी। मतलब कहीं ना कहीं Amazon का जो डायनेमो डीबी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, स्केलेबिलिटी भी। तो इसलिए जैसा आप क्वेश्चन बोला था कि फीचर्स क्या होते हैं इनके, फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो फीचर्स में पहला तो हो गया, वेरी फर्स्ट क्या हो गया, फीचर्स में पहला क्या हो गया, फुली मैनेज्ड, है ना, फुली मैनेज्ड हो गया। जो दूसरा इसका फीचर हो गया, लो लेटेंसी एंड, और वी कैन से दैट विथ हायर परफॉर्मेंस, है ना, लो लेटेंसी विथ हायर परफॉर्मेंस। तीसरा भाई स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करा रहा है। चौथा ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही रीजन में, एक ही अवेलेबिलिटी जोन में, हर एक जगह ग्लोबल अवेलेबिलिटी भी है ना, ग्लोबल अवेलेबिलिटी भी है, और फ्लेक्सिबल डिजाइन और स्कीम हम कह सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आज का तीसरा क्वेश्चन। मतलब क्या है इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फुली मैनेज्ड है। इसमें आपको कोई चीज अपने एंड से करने का नीड नहीं है, सब चीज बैकएंड में सर्वर वर्वर सब मेंटेन हो रहे होते हैं। लो लेटेंसी विथ हायर परफॉर्मेंस मतलब कि लेटेंसी बहुत इसका लो है और परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा होने वाला है। स्केलेबिलिटी, लाइक ट्रैफिक आने पे ये डेटाबेसेस में अपना मतलब कि स्केल अप कर जाता है, और भी चीजें ऐड कर देता है, और ट्रैफिक कम होने पे स्केल डाउन भी हो जाता है। तो स्केलेबिलिटी भी इसमें है। ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऐसा नहीं है केवल एक ही रीजन में अवेलेबल हो, अलग अलग रीजन में अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में ये पाए जाने वाली चीज है। और फ्लेक्सिबल स्कीमा, स्कीमा भी इसका क्या होने वाला है, फ्लेक्सिबल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल भी लेके समझाया। अगला क्वेश्चन, और आज का मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होने वाला है। मैं सोच रहा था कि इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूं, लेकिन ठीक है, कर ही लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। क्योंकि बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, और ये इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखो। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ठीक है, आज वाले में केवल तीन ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे अमेजोन वीपीसी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जगह पूछा जाता है। दूसरा चीज, हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन कौन सा होने वाला था, एडब्ल्यूएस गार्ड गार्ड ड्यूटी, एडब्ल्यूएस का गार्ड ड्यूटी क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। और हम लोग आगे और भी चीजें देख लेंगे, कैसे हम लोग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं जब ट्रैफिक हाई होता है एडब्ल्यूएस एप्लीकेशंस में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं आज। तो चलिए, राधे राधे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।